Hello students, welcome to Drunas. So today our topic is what? Preposition. As we all know, it is क्या बोल सकते हैं इसको कि it is one of the most important topics in case of state level examinations and also for other competitive examinations. Okay. So preposition क्या होता है वो हमको सबसे पहले समझना होगा. तो preposition का basic idea क्या है, चलो वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं. ठीक है, एक मिनट वेट. यस, लेट्स सी. सो प्रेपोजिशन होता क्या है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या तो प्रोनाउन जो है इसके पीछे आता है. इट इज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स, ओके, टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन द नाउन और द प्रोनाउन विद द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. ओके, तो बेसिकली ये नाउन के पीछे आता है. ठीक है, ये जो प्रोनाउन है इससे आगे भी आ सकता है, बट मैक्सिमम केस में ये देखोगे कि ये नाउन के पीछे आता है टू मेक अ रिलेशन बिटवीन द नाउन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. ओके, तो शायद आपको ये समझ में आ चुका होगा. सपोज हमने ये बोल दिया कि बहुत ही जो मतलब एकदम सिंपल सा जो है एग्जाम्पल वो बोल दिया कि शी लिव्स डैश, फिर मैंने बोल दिया कि सिलीगुड़ी. एज यू ऑल नो सिलीगुड़ी इज अ नाउन. तो नाउन से पीछे ये जो पार्ट है इसके साथ इसका जो रिलेशन है वो शो करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे? इन, कि शी लिव्स इन सिलीगुड़ी. ओके, तो यहां तक शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रीपोजिशन का बेसिक आइडिया क्या होता है, कि इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन. ओके, समझ में आ चुका है. अभी तो जो है इसके बारे में और एक दो चीजों को जान लो कि जो ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या जाना कि नाउन आता है. कुछ केस में जो प्रोनाउन है वो भी आ सकता है, और अगर कोई वर्ब आया ना तो वो ऑलवेज आईएनजी फॉर्म में आएगा. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो नाउन का एक भाई है, उस भाई का नाम है जेरंड. शायद आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम. इट इज अ टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, तो ये जेरांड का स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस आईएनजी, बट इट डज नॉट वर्क एज अ वर्ब. अल्टीमेटली इट वर्क्स एज अ नाउन. That means it works as the subject or the object of a sentence. Okay, ये एक सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आता है, मतलब ये काम करता है एक नाउन के तरीके से. ठीक है, बट ये दिखने में ये कैसा होता है? वर्ब प्लस आईएनजी. तो मैंने क्या कहा? जेरांड एक नाउन ही है. फिर तो अभी हमने सीखा था कि जो प्रीपोजिशन है उसके बाद नाउन आता है, तो जेरांड भी नाउन का ही ना एक फॉर्म है. दैट्स वाई जब भी कोई वर्ब आ जाएगा ना तो उसमें क्या लगा दो? आईएनजी ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा क्या? एक जेरांड. तब ये जो है उस प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है. सपोज हमने ये बोल दिया कि दे टॉक्ड अबाउट फिर मैंने बोल दिया कि वेट, यहां पे लिख देते हैं, कोई डैश नहीं है. ठीक है, डी एस्केलेट द थिंग. ओके, सिंपल सा एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया. क्या बोला कि दे टॉक्ड अबाउट डी एस्केलेट द थिंग. नाउ सी, अबाउट इज अ प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन के बाद में अचानक से यहाँ पे वर्ब आ गया. डी एस्केलेट मीन्स कोई भी चीज के स्पीड को क्या करना? कम करना, टू लोअर द स्पीड ऑफ समथिंग. ओके, तो एस्केलेट का ऑपोजिट है ये. डन. अभी देखो अगर ये वर्ब है तो वर्ब तो ये प्रीपोजिशन के बाद आएगा ही नहीं. कौन आ सकता है? नाउन. तो वर्ब से नाउन में जाने का क्या तरीका है? उसमें आईएनजी लगा दो, तो ये डी एस्केलेटिंग होगा, तो आपका सेंटेंस फिर सही होगा. आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका है. तो प्रीपोजिशन में बहुत सारे चीजें हैं, लाइक इन, ऑन, ओवर, अबव, मेनी मोर. ओके, तो इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो है वो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट से एक टॉपिक में जाएंगे. उस टॉपिक का नाम क्या है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन या तो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन. ये होता क्या है? सपोज हमने एक वर्ड आपको दे दिया, द वर्ड इज अक्यूज्ड. ये जो अक्यूज्ड है, या तो मान लो एक वर्ड है गिल्टी. ये जो दोनों वर्ड्स है इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज के लिए दोषी होना, कोई भी चीज का कोई दोष का चार्ज होना कोई इंसान के ऊपर. ठीक है,
तो अक्यूज्ड और गिल्टी को देखते ही आपको समझ जाना है कि इन दोनों के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो ये जो प्रीपोजिशन है ये फिक्स्ड है इन दोनों के बाद, तो इसी केस को क्या बोला जाता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, बट वो सीखेंगे हम लोग पार्ट 2 में। आज पार्ट 1 में बेसिक आइडिया हमें क्लियर करना होगा सबसे पहले, क्योंकि बेसिक ना जानोगे तो फिर जो फिक्स्ड वाला मतलब जो पॉइंट है वो समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो इन, सबसे पहले हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है इन। ये किस किस केस में आता है, मतलब जो इसका इमेज अगर सोचोगे तो बेसिक इमेज है इसका कि कोई भी चीज के अंदर, कोई भी चीज के अंदर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। तो इन कौन से केस में आता है, इन टाइम के सेंस में मतलब जो है, तो ये सोचोगे तो कोई ईयर के साथ में आ सकता है, या तो कोई मंथ के साथ में आ सकता है, कोई सीजन के साथ में आ सकता है। ठीक है, या तो प्लेस के बारे में सोचोगे तो जो लार्जर प्लेस है, जो बिगर प्लेस है उसके साथ में आता है। अगर एक ही प्लेस का नाम शो कर रहा है तो प्लेस के साथ आएगा, अगर दोनों प्लेसेस है तो उसमें से जो लार्जर है उसके साथ में क्या आता है, इन आता है। ठीक है, फिर अगर आप सोचोगे तो मॉर्निंग के साथ में इन आता है, इन द मॉर्निंग। ठीक है, इवनिंग के साथ में इन आता है। ठीक है, आफ्टरनून के साथ में इन आता है, आफ्टरनून के साथ में इन आता है। तो ये सब जो वर्ड्स है इनके साथ में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि इन का यूज जो है वो होता रहता है। और एक फ्रेज है इन टाइम, वो भी आप लोगों को याद रखना है फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इन टाइम क्या फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द टाइम लिमिट, और वी कैन से बिफोर टाइम। जो लिमिट है उस टाइम से, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही अगर कुछ चीज हो गया, या तो जो लिमिट है, लास्ट जो पॉइंट है उसके अंदर अंदर कुछ चीज हो गया, तो उस केस में क्या लाओगे, इन टाइम। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे ऑन के बारे में, फिर इन और ऑन का जो कॉम्बिनेशन है, जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ऑन क्या होता है, बेसिकली सोचोगे तो कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कुछ चीज टच करके ऊपर में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। शायद आप सब लोग इसको जानते हैं। और इसके अलावा ये किस किस केस में आ सकता है, कोई डे के नाम के साथ में आ सकता है, कोई डेट के साथ में आ सकता है। ठीक है, कोई बॉडी पार्ट का नाम अगर शो कर रहे हो और उस बॉडी पार्ट में कुछ चीज मतलब जो है आपका अगर वो टच हो रहा है, उस केस में भी क्या ला सकते हो, ऑन को ला सकते हो। कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में बात कर रहे हो तो उस केस में भी क्या ला सकते हो, ऑन ला सकते हो। सपोज हमने ये बोल दिया डैश द कंप्यूटर स्क्रीन, तो क्या बोलोगे, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। डैश रेडियो ऑन, ओके, तो इसके साथ में क्या होगा, ऑन होगा। अभी ऑन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ऑन टाइम, ये भी एक फ्रेज है, ऑन टाइम। अभी अभी सीखे थे इन टाइम, अभी अभी सीख रहे हैं ऑन टाइम। ये होता क्या है, इसको बेसिकली सोचोगे तो इसका मतलब होता है सही वक्त, राइट टाइम। ठीक है, राइट टाइम के केस में ऑन टाइम आता है। इसको और भी इलेबोरेटली सोचोगे तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखते हैं। जैसे कि देखो कोई मतलब जो है आपके कोई दोस्त ने आपको ये कहा है कि 9 बजे आपको कोई प्लेस में जाना है और आप 8:09 AM में जाके पहुंच गए हो, इट इज योर ऑन टाइम। ठीक है, लेकिन आप चले गए हो 8:55 में, तब ये क्या बन जाएगा, इन टाइम। मतलब क्या है कि लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही आप आ चुके हो, जो ये लिमिट है उसके अंदर अंदर आ चुके हो, तो इन टाइम। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक बार इन लोगों को अच्छे से सोच लो अपने आप में, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये दोनों चीज क्या है। अभी अभी हमने कुछ कहा था कि इन और ऑन को लेके कंफ्यूजिंग केस आता है एग्जाम में, उसको अभी हम लोग थोड़ा सा क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे, जैसे कि मान लो सिंपली ये बोला गया डैश द मॉर्निंग। ओके, तो ये तो सिंपल है। अभी अभी हमने क्या सीखा था, मॉर्निंग के साथ में क्या आता है, इन, तो इन द मॉर्निंग। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे आपको ऐसा बोल दिया गया डैश द मॉर्निंग ऑफ 23rd September। तो इट्स अ डेट, मॉर्निंग भी है, डेट भी है। अभी हमेशा याद रखना, अगर आपके सेंटेंस में डेट आया है तो उसके साथ जो भी हो उस डेट को स्पेसिफाई करने के लिए आपको ऑन ही लाना पड़ेगा। तो अकेला मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून है तो कौन आएगा, इन आएगा। लेकिन मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून जो है इनके साथ अगर कोई डेट ऐड हो गया तब क्या लाओगे, ऑन लाओगे। क्लियर, भूलना मत। ठीक है, इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट करके रखना
कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून यूज्ड अलोन शुड बी यूज्ड विद इन, बट इफ दे आर यूज्ड विद अ डेट दे शुड बी यूज्ड विद ऑन। डन, शायद समझ में आ चुका होगा। तो देखो यहाँ पे मॉर्निंग तो है बट एक डेट दे दिया, तो इन द मॉर्निंग ना बोल के तब क्या बोल दोगे, ऑन द मॉर्निंग। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट में आते हैं, तो हमने इन समझ लिया, हमने ऑन समझ लिया, अभी चलेंगे हम लोग एट में। तो एट क्या चीज है, चलो देखते हैं। तो एट बहुत ही इजी है। ये कोई स्पेसिफिक प्लेस या तो स्पेसिफिक टाइम को शो करने के लिए आता है। मतलब बेसिकली कोई स्पेसिफिक जो पोजीशन है उसको या तो टाइम को शो करने के लिए एट आता है। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया डैश मंडे, फिर मैंने बोला डैश 2 PM। तो ज्यादा स्पेसिफिक कौन है, 2 PM है स्पेसिफिक। तो एग्जैक्ट जो टाइमिंग है ना, जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसको शो करने के लिए एट आएगा, लेकिन डे के साथ हमने अभी भी सीखा था ऑन मंडे। ओके, क्लियर हो गया। और स्पेसिफिक कोई प्लेस है लाइक डैश द बस स्टॉप, तो ये स्पेसिफिक कोई इंसान का जो पोजीशन है उसको शो कर रहा है, तो इसीलिए वहां पे भी क्या लगाओगे, एट द बस स्टॉप। ठीक है, लेकिन बोल दिया गया डैश कोलकाता, तब जानते हो ये तो एक प्लेस का नाम है, तो ये जो प्लेस है ये ज्यादा स्पेसिफिक है नहीं, कोलकाता के कोई भी मतलब जो है ये जगह के बारे में ये सेंस को शो कर रहा है। सो इन दिस केस इट शुड टेक इन कोलकाता। आई होप समझ में आ गया। और एक पॉइंट जो थोड़ी देर के आगे हमने कहा था कि मान लो दो प्लेसेस एक साथ में आ गया, तो एक है मतलब जो है जो दोनों है उनमें से एक स्मॉलर प्लेस है और एक जो है लार्जर प्लेस है। दोनों में से एक मतलब जो है क्या है, एक दूसरे से एक छोटा है एक क्या है, बड़ा है। उस केस में लार्जर प्लेस के साथ में क्या लगाओगे, इन लगाओगे, और जो स्मॉलर प्लेस है उसके साथ में एट लगाओगे, क्योंकि इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखो मैंने कहा डैश सिलीगुड़ी डैश वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल से ज्यादा स्पेसिफिक कौन है, सिलीगुड़ी है। सपोज कोई इंसान जो है यूपी से आ रहा है कोई इंसान को ढूंढने, तो वो कहाँ पे आएगा, वो आया सबसे पहले इस स्टेट में वेस्ट बंगाल में। अभी जो ये जो स्टेट है इसके बारे में अगर वो सोचेगा तो बहुत सारे सिटीज है इसके अंदर, ढूंढने में जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा उसको। तो इसीलिए स्पेसिफिकली हमने क्या बोल दिया, फिर सिलीगुड़ी बोल दिया, तो ज्यादा स्पेसिफिक बन गया। तो इसीलिए स्मॉलर के साथ एट और जो लार्जर है उसके साथ में क्या लगाओगे, इन। ठीक है, आई होप आपको इन ऑन एट क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग इन टू एंड ऑन टू के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन टू और ऑन टू में इन और ऑन के साथ में कौन ऐड हो रहा है, टू ऐड हो रहा है। तो एक ही बात है, बस टू के केस को जान लेना है। छोटा सा अपने माइंड में फिक्स कर लो, टू ना मूवमेंट को शो करता है, कोई तरफ मूवमेंट हो रहा है उस केस में टू आता है। तो देखो इन टू का केस क्या है, ये जो इन टू है ना इसका सेंस कुछ ऐसा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इन मोशन। मोशन में बाहर से अंदर कोई चीज जा रहा है, एंटर कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इनटू। बाहर से अंदर हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ चीज है तो बाहर से अंदर जा रहा है, तो ऐसा भी केस में बाहर से अंदर आ रहा है, तो कुछ भी केस में बाहर से अंदर एंटर करने के बारे में सेंस आ रहा है इन मोशन, तब क्या होगा, इनटू। तो देखो अंदर जा रहा है ना, इसीलिए इन, और मूवमेंट को शो करने के लिए टू। सेम टाइप से फिर ऑन टू क्या होगा, खुद ही सोचो, यहाँ पे भी मूवमेंट होगा लेकिन ऑन, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा, फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर इन मोशन। मोशन में एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाना उसको बोलते हैं ऑन टू। जैसे कि मान लो ये एक टेबल, ये एक टेबल, इस टेबल से इस टेबल के ऊपर कोई चीज को हमने मूव करवाया, तब क्या हो गया, ऑन टू, क्योंकि इधर भी ऑन था इधर भी ऑन था, बीच में ये मूवमेंट हुआ तो ऑन के साथ टू ऐड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब जो है सपोज ये मान लो हमने आपको ऐसा कहा कि मूव द बुक्स फ्रॉम माई बेड डैश द टेबल। तो यहाँ पे बेड से लेके टेबल तक दो सरफेस अगर ऐड है इसमें, तो दो सरफेस के केस में ओनली ऑन या तो ओनली टू ना लाके ऑन टू लाओगे। क्लियर। और अगर इनटू के बारे में सोचोगे तो मान लो मैंने बोल दिया शी जम्प्ड
डैश द रिवर। तो रिवर के बाहर से रिवर के अंदर में वो चली जाएगी ना, क्योंकि रिवर में होता है पानी, तो अंदर वो जाएगी, तो अंदर जाने वाला सेंस है, तो क्या लगाओगे? इनटू। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अभी चलो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एंटर। एंटर सुनते ही हमको समझ में आता है कि बाहर से अंदर कोई चीज जा रहा है, एंटर कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एंटर के बाद अगर कहीं पे भी देख लिया कि कोई प्लेस है तो एंटर टेक्स दैट प्लेस एज इट्स ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखना वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आ सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे एंटर का ऑब्जेक्ट ये प्लेस हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे बीच में नो प्रेपोजिशन शुड बी यूज्ड इन दिस केस। एंटर के बाद कोई प्लेस का नाम है तो यू शुड नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन। लेकिन अगर एंटर के बाद तुमने देखा प्लेस छोड़ के मतलब जो है वो कोई और चीज है, लाइक कोई आइडिया में एंटर होना, ठीक है, कोई डील में एंटर होना, कोई न्यू चीज में एंटर होना, कोई काम में एंटर होना, जो भी हो, ठीक है, उस केस में तुम क्या लगा सकते हो? इनटू लगा सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं। आई सॉ हिम डैश द मॉर्निंग ऑफ 23 जनवरी। थिंक, सोचो थोड़ा, इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा अपने आप से सोचो। तो देखो अभी अभी आपको याद आएगा कि मॉर्निंग के साथ इन होता है, बट डेट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? ऑन द मॉर्निंग। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वाले में आते हैं। इफ द पुलिस हैड अराइव्ड डैश टाइम द क्राइम वुड नॉट हैव ऑकर्ड। अगर पुलिस सही वक्त में आ जाता तो क्राइम होता ही नहीं, है ना। तो सही वक्त, याद करो याद करो याद करो, क्या सीखे थे? सही वक्त मतलब तो ऑन टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे केम हियर डैश विंटर। अभी अभी सीखे थे सीजन। सीजन के साथ क्या होता है? इन विंटर, ओके। सॉरी। द डॉग रैन डैश द रूम। रैन डैश द रूम, तो दौड़ के मतलब जो है रूम के अंदर वो घुस गया, तो बाहर से अंदर क्या होगा? इनटू। दे एंटर डैश द रूम। अभी प्रॉब्लम है, रैन तक तो ठीक था, लेकिन एंटर आ गया, तो अभी अभी सीखे थे एंटर के बाद प्लेस है तो नो प्रीपोजिशन, सो नथिंग शुड बी यूज्ड हियर, इट शुड बी डायरेक्टली दे एंटर द रूम, ओके। नेक्स्ट, शी स्टेप डैश द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ट्रेन। तो देखो ट्रेन का ये सरफेस था, इस सरफेस से प्लेटफॉर्म के सरफेस के ऊपर ये मूवमेंट हो रहा है, तो सरफेस टू सरफेस मतलब यहाँ पे क्या बैठेगा? ऑन टू, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है उसमें चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। तो देखो याद रखना, अभी सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से ये कहाँ पे आता है। सबसे पहले सिंस को देखते हैं। Since is used with a point of time, point of time, ठीक है। बेसिकली ये तीनों लोग कोई ना कोई एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को शो करने के लिए आते हैं, तो कब कौन सा आएगा वही देख रहे हैं हम लोग। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में आता है सिंस, लेकिन वो पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए एक पास्ट टाइम। नाउ व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स स्पेसिफिक टाइम, ओके, the name of a time, like this. Suppose मैंने कहा 2018, 2019, January, Monday, Saturday, 2 p.m., 3 p.m., childhood, all these are specific times. That's why it should be called a point of time, and with these types of times we should use since when the time is a kind of past time. Done. Next आते हैं हम लोग for में। for क्या करता है? फॉर लाता है पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। तो पीरियड ऑफ टाइम जब आएगा तो ये कोई भी टाइम हो सकता है पीरियड ऑफ टाइम में, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, जो भी हो। इफ इट इज अ पीरियड और अ ड्यूरेशन इट शुड टेक फॉर। फिर आता है फ्रॉम। फ्रॉम फिर से पॉइंट ऑफ टाइम को लाएगा, ठीक है, क्या लाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। डन। तो पॉइंट ऑफ टाइम तो दोनों तो ये सेम हो गया, तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा? ये पॉइंट ऑफ टाइम एक फ्यूचर टाइम होना चाहिए, तब फ्रॉम ला सकते हो। डन। अभी और एक चीज को जान लो। मान लो आपके साथ आपके सेंटेंस में कोई पीरियड ऑफ टाइम तो है, लेकिन उसके पीछे ऐड कर दिया गया है लास्ट या तो पास्ट। तब याद रखना, क्योंकि ये अभी स्पेसिफिक बन चुका है, तो इस केस में हम लोग दो चीजों को ला सकते हैं। सबसे पहला, स्पेसिफिक केस में पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस आता है, इसीलिए सिंस ला सकते हो।
क्योंकि इसमें पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर भी ला सकते हो, लेकिन ये लास्ट और पास्ट को स्पेसिफाई करने के लिए द लगाना पड़ेगा, फॉर द। तो मैंने क्या कहा, सपोज मैंने कहा 2 years, तो पीरियड ऑफ टाइम है तो सिंपली क्या बोलोगे, फॉर 2 years। ओके, क्या बोलोगे, फॉर 2 years। लेकिन मान लो मैंने बोल दिया कि लास्ट 2 years, लास्ट 2 years, तब क्या लगाओगे, तब फॉर तो लगा सकते हो लेकिन फॉर द बोलोगे, या तो सिंस बोलोगे, सिंस लास्ट 2 years, या तो फॉर द लास्ट 2 years। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका होगा। और बाकी तो जानते हो, सिंस कोई रीजन को शो करने के लिए भी आ सकता है, फॉर किसी चीज के लिए, फ्रॉम कोई चीज से, ये सब सेंस को भी शो करता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका एप्लीकेशन। तो देखो, शी हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2012। So you can clearly see 2012 is a point of time, it is a past time, है ना। ये point of time तो है, लेकिन ये कैसा point of time है, ये तो एक past time है। तो देखो बात कि अगर ये past time है प्लस ये point of time है तो इसके साथ क्या लगाना है, since लगाना है। Very easy। Next 3 hours, it is a period of time, तो क्या लगाओगे, for। Next month, it is also a point of time, but next से आपको समझ में आया it is talking about future, तो फिर फ्रॉम लगा दो। एंड फाइनली लास्ट 5 hours, 5 hours पीरियड ऑफ टाइम, वी हैव एडेड लास्ट, तो क्या लगाओगे, दो चीज लगा सकते हो, एक है फॉर द, एक है सिंस। डन। आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ओवर, अबव एंड अपॉन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात, कभी कोई सरफेस के ऊपर कुछ चीज टच करके है तो अभी अभी सीखे थे ऑन आता है, लेकिन हमें अभी सीखना है ओवर और अबव का बेसिक केस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कोई चीज है यहाँ पे, उसके ऊपर से कुछ चीज क्रॉस होके जा रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस केस में क्या लगाओगे, ओवर। लेकिन ठीक स्टैटिक यहाँ पे खड़ा हुआ है कोई चीज, स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, उस केस में क्या लगाओगे, अबव। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, मूविंग ऑब्जेक्ट ओवर, स्टैटिक ऑब्जेक्ट अबव। डन। फिर सेकंड पॉइंट में आते हैं, यहाँ पे कुछ एक चीज था, उसको कोई चीज ने कवर कर दिया ऐसे, उसमें भी क्या लगाओगे, ओवर। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज है, तो इसका लेवल इससे हायर है, हायर है, हायर, सॉरी, हाँ हायर, हायर वाले केस में भी हम लोगों को क्या लगाना है, अबव लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, ओवर, ओवर मूविंग ऑब्जेक्ट, ऊपर से कुछ चीज मूविंग है तो उस केस में ओवर, स्टैटिक है उस केस में, मतलब उस केस में क्या लगाओगे, अबव। सेकंड, कोई दूसरा चीज ने दूसरा कोई चीज को कवर कर दिया है तो उसमें ओवर, कोई चीज एक दूसरे से हायर जो पोजीशन है उसमें है तो उसमें क्या लगाओगे, अबव। ठीक है, फिर देखो अबव और किस केस में आता है, आउट ऑफ, आउट ऑफ वाला जो केस है, कोई चीज से बाहर है, अबव, तो उस केस में भी क्या लगाते हैं हम लोग, अबव लगाते हैं। ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थिंग या तो आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग, उस सेंस में भी हम लोग क्या लगाते हैं, अबव, मतलब जो अबव वाला वर्ड है वो लगाते हैं। और ओवर और एक केस में आता है, एंटायर वाले सेंस में भी आ सकता है, मतलब फ्रॉम वन साइड टू अनदर, इस केस में लाइक मैंने बोल दिया ओवर द लास्ट ईयर या तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो उस केस में स्टार्टिंग ऑफ पास्ट जो फ्यू ईयर्स है उससे लेके मतलब जो एंडिंग है उस केस को शो करने के लिए ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ओके, ओवर अबव का बेसिक केस आपको शायद समझ में आ चुका होगा। तो अभी आते हैं अपॉन में। अपॉन क्या करता है, मतलब कोई हायर सरफेस से लोअर सरफेस में कुछ चीज आ रहा है, उस केस में क्या लगाओगे, अपॉन। देखो हायर है तो इस पोजीशन को अप बोलोगे, फिर यहाँ पे सरफेस के ऊपर आ रहा है तो ऑन बोलोगे, तो दोनों मिलके अपॉन। तो देखो सपोज मैंने बोल दिया शी जम्प्ड डैश द रोड, तो जंप किया होगा मतलब ऊपर से वो कहीं से जंप किया होगा कोई सरफेस से, तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन, हायर टू लोअर, अपॉन। ठीक है, फिर मैंने बोला पुट एन, या तो मान लो मैंने बोल दिया पुट एन अम्ब्रेला डैश योर हेड, तुम्हारे सर के ऊपर एक अम्ब्रेला लो, तो अम्ब्रेला अपने सर को क्या कर देगा, कवर कर देगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओवर। ठीक है,
फिर मैंने बोला द प्लेस इज 200 मीटर्स डैश द सी लेवल। तो हायर जो पोजीशन है उसको शो कर रहा है, सी लेवल से हायर है, तो इसमें क्या लगाओगे, अबव। ठीक है, फिर मैंने बोला द मैटर इज डैश एनी क्वेश्चन, मतलब फ्री फ्रॉम एनी क्वेश्चन या तो आउट ऑफ एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगाना था, अबव एनी क्वेश्चन। ओके, तो चलो देखते हैं इसका एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे है देखो, द बॉय जम्प डैश द रोड फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से रोड तक, मतलब हायर टू लोअर, तो क्या लगाओगे, अपॉन। मैटर इज डैश ऑल आर्ग्यूमेंट्स, हर एक आर्ग्यूमेंट से बाहर है ये मैटर, तो क्या लगाओगे, अबव। प्लीज पुट अ ब्लैंकेट डैश योर लेग्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग कोल्ड, अपने लेग्स को ठंडा ना होने दे, इस वजह से अपने लेग्स के ऊपर एक ब्लैंकेट लो, तो ब्लैंकेट तो लेग्स को कवर कर देगा, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, ओवर। फिर क्या बोला कि द एरोप्लेन फ्लू डैश माई हेड, मेरा सर के ऊपर से जो एरोप्लेन है वो फ्लाई करके गया, तो मूविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी क्या लगाओगे, ओवर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट और एक पॉइंट को समझ लेते हैं, बस हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो, बाय एंड विथ, बाय और विथ क्या करता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सपोज ये एक इंसान है, इस इंसान ने इस स्नेक को मार डाला, सब ये स्नेक जैसा तो दिख नहीं रहा है, बट मान लो, मारने में क्या जाता है, और मारने के लिए उसने यूज किया था एक स्टिक, स्टिक से उसने इसको मार डाला। तो देखो, जिसने मारा, जो डूअर ऑफ एक्शन है उसके साथ बाई लगाओगे, जिसके द्वारा मारा उसके साथ विथ, मतलब याद रखना, डूअर ऑफ एक्शन, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, बाई। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डूअर, या तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन, इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्शन, उसके लिए हमको क्या लगाना है, विथ। तो मैंने बोला द स्नेक वॉज किल्ड डैश द बॉय, तब क्या बोलोगे, बाय द बॉय डैश अ स्टिक विथ अ स्टिक। ठीक है, तो मान लो इस इंसान ने कुछ होते हुए देखा, तो देखा तो उसने, लेकिन किससे देखा, अपने आंखों से देखा, तो आंख क्या बन गया, इंस्ट्रूमेंट बन गया, तो इसके साथ विथ होगा, और इंसान के साथ क्या लगाओगे, बाय लगाओगे। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। बाय का और एक केस है, बाय कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में भी आ सकता है, किस सेंस को शो करने के लिए, टिल द टाइम, टिल द टाइम मतलब उस टाइम तक, इस सेंस को शो करने के लिए भी बाय आता है। जैसे कि आई will have completed the work dash फ्राइडे, मैं फ्राइडे तक इस काम को कंप्लीट कर चुकी होंगी, फ्राइडे तक, तो क्या बोल सकते हो यहाँ पे, बाय फ्राइडे। ठीक है, और याद रखना पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ही आएगा, कोई पीरियड ऑफ टाइम के साथ में ये नहीं आ सकता। जैसे कि मान लो मैंने बोला बाय 2 आवर्स, तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, जिस टाइम तक शो कर रहे हो उस केस में क्या लगाओगे, बाय। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। अभी चलो इसका एप्लीकेशन को देखते हैं। तो द स्नेक वॉज किल्ड वेरी इजी बाय द बॉय, द मर्डर वॉज डन विथ अ नाइफ, क्योंकि नाइफ तो इंस्ट्रूमेंट है। आई सॉ द फिर क्या है, आई सॉ द इंसिडेंट विथ माई आईज, क्योंकि माई आईज तो इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे भी विथ। होल्ड द टेबल डैश योर हैंड्स, ये भी इंस्ट्रूमेंट हो गया हैंड, है ना, तो यहाँ पे भी विथ। ठीक है, कोई डाउट अगर आपको है तो आप अपने डाउट्स को क्या कर सकते हो, कमेंट्स के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो कमेंट्स करना ना भूलना, और इस बेसिक को अच्छे से अपने घर में धीरे धीरे से याद करना, देखना, और इसके थ्रू हम नेक्स्ट डे जो सीखने वाले हैं वो क्या है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो नेक्स्ट जो क्लास आएगा, जो प्रीपोजिशन का पार्ट 2 आएगा, उसको देखना ना भूले। थैंक यू एंड बाय बाय।